Good evening, dear students. Welcome in our channel Think Psychologically. मैं हूं एसपी सिंह और आज पुनः सीटेट प्रीवियस ईयर के एक और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करते हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगेन गुड इवनिंग। प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप पिछले सेशन में देख चुके हैं, उसी प्रकार आज भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो समावेशी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें दिया जा रहा है कि समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका टीचर की सबसे महत्वपूर्ण, देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला विकल्प है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बेहतर समझना, बाकी चीजें छोड़िए आप प्लीज, बाकी सारी बातें छोड़िए। आप सभी को गुड इवनिंग, पुनः सभी को गुड इवनिंग। और आपका मोटिव होना चाहिए सीखना और मेरा भी मोटिव है आपको सिखाना। तो पहला विकल्प है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा विकल्प है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तीसरा विकल्प है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और चौथा और अंतिम विकल्प है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। आंसर आपको मिल गया होगा, वेरी गुड। थर्ड इज राइट। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश समावेशी कक्षा में नहीं चलेंगे। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना और व्यवसाय गलत हो गया। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, यही 100% सही भी है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से हो नहीं सकता। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का नियम ये कहता है कि कोई भी दो बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो थर्ड इज राइट, आप सबका सही है, वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में, अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पेडागोजिकल पोर्शन है ये पूरा का पूरा। आप अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए आप किस प्रकार सहायता करेंगे। पहला विकल्प है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो आपको पता है कि याद करना एनसीएफ 2005 विरोध करता है, तो यह गलत है। दूसरा विकल्प है, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हैं तो उन्हें दंड, गलत हो गया दंड। थर्ड है, तथ्यात्मक जानकारी देकर, तथ्यात्मक फैक्चुअल रटाकर भी कह सकते हो आप, गलत है। और लास्ट ऑप्शन है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को व्यक्त करने का अवसर, गेट चांस। फोर्थ इज राइट और आप सबका पुनः सही है, वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। कंडीशन देखें आप, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि पहला विकल्प, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। हम सोच सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा विकल्प, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं तीसरा विकल्प, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे।
और अंतिम विकल्प है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करना या पूरा करने में बाधा डालेगा। तो जी बताएं आप सबको पता कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसर्न में अगर हम यहां देखेंगे तो जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम नहीं करेगी। इसलिए इससे होता क्या है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। तो आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कि कुछ नेगेटिव शब्द हैं जो आते हैं वो विकल्प गलत होते हैं, तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा केवल, यहां देखो आया प्रयोग केवल प्रमाण पत्र, तो आपके अनुसार यह नेगेटिव होना चाहिए। फिर कह रहा पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी, तो पुस्तकालय में तो ऑलरेडी बहुत सारी किताबें होती ही हैं। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। बात तो सही लग रही है, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। आपको यहां लगेगा ये, लेकिन जी नहीं, ये सही है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम नहीं करेगी क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक जरिया बन जाएगा और बच्चे केवल पढ़कर प्रमाण पत्र इकट्ठे करते रहेंगे, जैसे कि वर्तमान एजुकेशन में चल रहा है। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, एनसीएफ 2005 आपने अच्छे से पढ़ा है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं। पहला विकल्प है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। तो आप देखें कठोरता से और बंधे रहना दोनों नेगेटिव कंसर्न के शब्द हैं। सेकेंड विकल्प कह रहा है आपका, दूसरा विकल्प है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। बिल्कुल हम इस पर सोच सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र चिंतन आया और विश्वसनीय स्थितियां आई। ठीक है। थर्ड विकल्प, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। परीक्षा के लिए कभी नहीं तैयार किया जाता है, भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, तो यह गलत है। चौथा और अंतिम विकल्प है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो फिर वही सीधे तरीके से, सीधा सा पाठ लोग कहते मैं सीधी बात करता हूं, तो कई बार सीधा ज्ञान समझ में नहीं आता तो हमें घुमाकर भी समझाना पड़ेगा, तो ये भी गलत है। इस अनुसार आप देख सकते होंगे दूसरा सही है आपका। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां, परिस्थितियां जुटाई जाएं और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका दिया जाए। क्लियर है ये? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? आप बताइए, बॉयज क्लियर है? ठीक चल रहा है सेशन ना? ओके। पहला विकल्प है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के बारे में, त्रुटियां गलतियां, तो गलतियों के संबंध में उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब अप्रोप्रिएट है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण कॉपी करना हुआ, राइट। दूसरा विकल्प है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड, तो कठोर दंड वाला आप पहले से ही जानते हो, सही नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में दंड को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, शारीरिक पनिशमेंट या किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं अप्लाई करना है। तीसरा कह रहा है विकल्प बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। गलत है, विचार करने की क्षमता है, जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। और फोर्थ विकल्प है आपका, चौथा विकल्प, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार सोचते हैं सीखने का हिस्सा है। फोर्थ इज राइट। वेरी गुड, आप सबका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि असेसमेंट के बारे में बोला जा रहा है। असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक कंपलसरी पार्ट है
क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। परिपुष्टि माने इंप्रूवमेंट कह सकते हो, प्रतिपुष्टि उसे मिलती है, फीडबैक मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा विकल्प। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। एकमात्र तरीका है, गलत। दूसरा विकल्प, एकमात्र तरीका, गलत है। कई सारे तरीके हो सकते हैं। तीसरा विकल्प देखिए, आज के समय में केवल अंक, अब देखो यहां केवल शब्द निगेटिव रेफरेंस में जा रहा है। केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं, गलत है। और चौथा विकल्प है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं, कंपैरिजन। यहां पर पहला सही है, समझ गए होंगे। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बच्चों को समझता है और अपने आप में भी इंप्रूवमेंट करता है। बच्चों को समझाने के लिए उनके लेवल से मैच करता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें हो गया सेल्फ एक्सप्रेशन, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। कितनी अच्छी बात कही गई है। आप सबको पता है एनसीएफ 2005 से ही है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, जो ये लिखा गया है एनसीएफ 2005 में पृष्ठ संख्या 13 में। इस अनुसार एक शिक्षक की सोच, शिक्षक की भूमिका, प्राथमिक भूमिका, प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं पहला विकल्प, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। हम इस पर सोच सकते हैं, लेकिन हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सोच तभी सकते हैं जब चारों विकल्प आपके क्लियर हो जाए। समझिए इस बात को। हम अगर कहें आपसे कि हम कोई भी डिसीजन पहले विकल्प पर ही ले लेंगे तो यह गलत है। चारों विकल्प पढ़ने हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। तो पहला विकल्प, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, हालांकि यह पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा विकल्प देखो, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान। बच्चों के अनुभवों को निरस्त, गलत हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के अनुभव। तीसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना। तो पाठ्य पुस्तक आपने ऐसे 2005 में पढ़ा है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। ये मार्गदर्शी पाठ्यक्रम निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सिद्धांत है। चौथा विकल्प है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अब क्लियर कर लेंगे। राइट, फर्स्ट इज राइट। बच्चों को उनकी अपनी समझ, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। वेरी गुड। बच्चों के अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड, जैसा कि मैं आप सबको क्लास में कहता रहता हूं, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प, बच्चों को नियंत्रण में रखने की। तो नियंत्रण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में नियंत्रण। चलो क्या देखते हैं दूसरा विकल्प, अन्य बच्चों के साथ तुलना। अब देखो डायरेक्ट ही बताने की तुलना भी गलत है, नियंत्रण भी गलत है। तीसरा विकल्प देखो, बच्चे को प्रेरित करने। देखना आप इस बात को, प्रेरित करना, आप समझ गए होंगे पॉजिटिव है ये। और चौथा विकल्प है बच्चे को डांटने। तो क्लियर करो, नियंत्रण गलत है, तुलना गलत है, डांटना गलत है, एक ही बचा सही, प्रेरित करने के लिए। वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरण के संदर्भ में, भावनाएं फीलिंग्स की बात आ गई, अधिगम लर्निंग आ गई, और मोटिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? आप टीचर हैं, आपको याद है मैं ऑफलाइन में आपसे सबसे कहता हूं कि आप सब टीचर हैं। ये बात अलग है कि आप सरकारी नहीं है। तो जब आप टीचर हैं तो टीचर की तरह ही
अपनी सोच को डेवलप करो, इसलिए पेडागोजी के सवाल हैं। आप टीचर हैं इसलिए आप सहमत हैं। पहला विकल्प, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। भावनाओं को अलग, इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं भावनाओं का। चलो देखते हैं दूसरा विकल्प, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, घनिष्ठ संबंध है। तीसरा विकल्प देखते हैं, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। और चौथा विकल्प कह रहा है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। आप देखिए भावनाओं को निगलेक्ट कर रहा है चौथा विकल्प तो पूरी तरीके से। निपुणता की बात करते हैं तो हमने एनसीएफ 2005 में भी पढ़ा कि बच्चे आयु के अनुसार निपुण होंगे, राइट। जरूरी नहीं कि बच्चे परिपक्वों की तरह या फिर मैच्योर की तरह बिहेव करें। अब आप समझ गए होंगे, आंसर करें आप सब। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। वेरी गुड, दूसरा सही है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी ऑप्शनल क्वेश्चंस के बारे में बात की जा रही, बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। पहला विकल्प है सही उत्तर का निर्माण करने की। दूसरा विकल्प है सही उत्तर की व्याख्या करने की। तीसरा विकल्प है सही उत्तर की पहचान। और चौथा विकल्प है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण होता है रिकॉलिंग। आप देखकर बताएं कौन सा सही होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा पहचान के लिए होते, आइडेंटिफिकेशन के लिए होते, उसमें निर्माण, व्याख्या और प्रत्यास्मरण जैसा कुछ भी नहीं होता बच्चा, केवल आइडेंटिफिकेशन होती है। और आपने देखा होगा कई बार ऐसे सवाल आप पढ़ते हैं एग्जाम में जो आपने कभी नहीं पढ़े थे पहले, लेकिन वहां जैसे ही वो सवाल आता है और आप विकल्प चुन लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, किसके आधार पर? अपने कॉग्निशन के आधार पर, राइट। तो पहचान के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। निगेटिव पैटर्न का सवाल ही है ये। समाजीकरण, सोशलाइजेशन की प्रोसेस में शामिल नहीं है। पहला विकल्प मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, वैल्यूज और फेथ्स, बिलीफ्स का एक्वायर करना। आनुवंशिक संचरण, जेनेटिक्स का ट्रांसमिशन। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। तो आप देखेंगे पूछा जा रहा नहीं है, तो मूल्यों और विश्वासों का अर्जन ये तो है। आनुवंशिक संचरण बिल्कुल नहीं है। एक संस्कृति की रीतियों मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन करना, ये भी है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा बच्चा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिपीटेड सवाल है ये। चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? पहला है जीन, दूसरा विकल्प है परिपक्वन प्रखंड, तीसरा है स्कीमा और चौथा विकल्प है आपका विकास के क्षेत्र। तो आप सबने पहचान लिया होगा विदाउट डिले, दैट इज स्कीमा। ये क्या है? ये स्कीमा है, इसे ही कहा जाता है बच्चा अवधारणाएं। राइट, अवधारणाओं को ही कहा गया है, स्कीमा को ही कहा गया है। अगर आप अवधारणाएं नहीं समझ पाते तो इसी को कहते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, पहला विकल्प है ये। दूसरा विकल्प है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा विकल्प बच्चे अहं केंद्रित होते हैं। चौथा विकल्प बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो बच्चों का स्वयं से बोलना दो लोगों ने काम किया है। एक तो वाइगोत्स्की हैं और दूसरा कौन व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति है पियाजे। लेकिन पियाजे का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कनेक्ट होता है अहम भाव से, इगोसेंट्रिज्म, जबकि वाइगोत्स्की का किससे कनेक्ट होगा? फोर्थ। तो आपका चौथा सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते रहते हैं अपने आप से, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम असक्तता वाले बच्चों की बात चल रही है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। दूसरा विकल्प है बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। तीसरा विकल्प है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। और चौथा विकल्प है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। मुझे बताइए, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से समझ पाते, अगर पहचान पाते, तो अधिगम की असक्तता क्यों होती? गलत है ये। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, गलत है। शैशवावस्था में ही मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, गलत है ये। एक ही सही बचा है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता। श को वॉज, सा बॉज, बॉज सा, इनमें क्या होता है? इनमें होता उनको भ्रम, राइट। ये कंडीशंस अधिगम असक्तता वाले बच्चों में पाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता क्या है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? पहला विकल्प बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान, संचित माने मेमोरी में जो भरे हैं, और अनुभव पर निर्भर होते हैं। दूसरा विकल्प देखिए, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, केवल इंफॉर्मेटिव है ये। तीसरा है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। और सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो आपने ऑफलाइन मुझे पढ़ा कि सृजनात्मकता और बुद्धि लब्धिता का वैसे तो कोई संबंध नहीं है। क्रिएटिविटी एक टाइप ऑफ क्वालिटी है जो किसी भी IQ स्तर के बच्चे में पाई जा सकती है। तो यहां हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि 200 से ऊपर, सबसे पहले तो इसे क्रॉस कर दो, राइट। अब अगर हम बात करेंगे सृजनात्मकता का बुद्धि से, तो बुद्धि वाला एक पॉइंट ये भी आया और बुद्धि वाला दूसरा पॉइंट भी आया। तो यहां देखेंगे सृजनात्मकता 100% कनेक्ट होती है किससे? समस्या समाधान की योग्यता से। एक ही बचा हुआ समस्याओं के मौलिक माने ओरिजिनल, अपसारी माने डाइवर्जेंट, समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। थर्ड इज राइट। तो बच्चा ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत कुछ नई चीजें सीखी हैं और प्रश्नों को बहुत बारीकी से समझने की भी कोशिश करी। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑफलाइन में पढ़ रखे हैं। तो ऑनलाइन के बैच की सूचना आपको लगातार दी जा रही है। ऑनलाइन बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आप सबको पता, CDP स्पेशल बैच आपका केवल CDP के लिए सुपर टेट का 1 सितंबर से ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जिसे हम टीचमेंट एप्लीकेशन पर आपको देंगे और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है।
कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। और सीडीपी का ही ऑल टेट्स के लिए भी एक बैच लॉन्च है जो 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। तो इसकी टाइमिंग के बारे में आपको व्हाट्सएप या फिर बने हुए ग्रुप पर बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी आप तैयार रहें, सीखते रहें हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखने के लिए सीरियस हैं, इसलिए हम भी सिखाने के लिए सीरियस हैं। बाकी चीजें खत्म। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।